हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित एंड फ्रेंड्स, आपने एक कहावत तो सुनी होगी जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई इंसान घुस जाए तो शायद ही उस दलदल से बाहर आ सकता है। एंड शराब एक ऐसी चीज है कि जिस इंसान को लत लग जाए तो उसकी बर्बादी की राह तय है। लेकिन जब ये दोनों चीज मिल जाए तो कुछ ऐसा अजूबा होता है कि वो इंसान जो 2011 में अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर पर करप्शन के अगेंस्ट आंदोलन कर रहा था, आज उसी इंसान पर करप्शन के चार्जेस है एंड राइट नाउ ही इज बिहाइंड द बार्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल की, जो राइट नाउ दिल्ली लीकर स्कैम की वजह से जेल में है। वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को रिफॉर्म क्यों करा गया और इस पॉलिसी की वजह से ऐसा क्या हुआ कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। एंड ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीत पाएगी इस स्कैम के बाद? एंड व्हाट इफ अरविंद केजरीवाल रिजाइन, तो क्या ऐसा कोई लीडर या फेस है आम आदमी पार्टी के पास जो आम आदमी पार्टी की डूबती हुई नाव को समुद्र के किनारे तक ले जाएगा? Coming in very interestingly, Bharatiya Janata Party immediately reacting to the arrest and judicial custody of Delhi chief. दिल्ली लीकर स्कैम एक राजनीति से जुड़े स्कैंडल की कहानी है और ये स्कैंडल की कहानी की शुरुआत 2021 में होती है जब आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई 2021-22 एक्साइज पॉलिसी में कुछ इंप्रूवमेंट करी जाती है। वेल फ्रेंड्स, ये इंप्रूवमेंट क्या था उसको हम आगे जानेंगे। उससे पहले हमें ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को कैसे रन करती है। वेल एज यू नो कि स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और ये सारा पैसा गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू से कमाती है और इन पैसों से गवर्नमेंट अपनी नीड्स को फुलफिल करती है। बट वन सेकंड गाइस, आप यहाँ पर शायद ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को हम चुनते हैं लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि गवर्नमेंट अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए टैक्स कलेक्ट करती है? इसका सिंपल सा आंसर है ये सारे फैक्ट्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंडिया जैसी मैसिव पॉपुलेशन वाली कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीजेपी के टेन्योर के अंदर कभी भी 5% से नीचे गया ही नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, वी कैन ऑल्सो सी द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द कंट्री व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन इन द स्टेट लाइक मणिपुर एंड लद्दाख, which is the prime example that गवर्नमेंट को लोगों की पड़ी ही नहीं है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक, लोगों के पैसे इलेक्शंस में बहाने पर तुले हुए हैं एंड यही हमारी कंट्री की एक हार्श रियलिटी है। वेल, कमिंग बैक ऑन द मेन टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया था कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए और ये इंप्रूवमेंट्स इसलिए किए क्योंकि एज यू नो किसी भी स्टेट का टैक्स रिवेन्यू का एक बहुत मेजर पोर्शन शराब की सेल से आता है और ये शराब की सेल दिल्ली जैसे स्टेट के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है और हर साल दिल्ली में ऑन एन एवरेज 6 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दिल्ली एक ड्राई स्टेट हुआ करता था। दिल्ली में टोटल 21 ड्राई डेज हुआ करते थे, जिसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली की बाउंड्री स्टेट जैसे कि गुरुग्राम एंड यूपी से शराब खरीद कर पीते थे। एंड दिल्ली गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वैट, जो कि इंडिया में सभी शराबों की बोतलों पर लगता है। वेल फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमें ये जनरल बात पता होनी चाहिए कि जीएसटी एंड वैट में क्या डिफरेंस होता है। वेल, बात करें जीएसटी की तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है फॉर एवरी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एटीएफ, petrol, diesel, onto which central and state both levy their own individual tax like excise duty by central and VAT by state। और अगर वैट को और सिंपल भाषा में बोले तो वैट टैक्स का कलेक्शन का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और ये टैक्स ओनली स्पेशल गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड लिकर पर लगते हैं टू जनरेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू। और इसी वैट की वजह से गवर्नमेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। होता कुछ यूं था कि मान लीजिए एक शराब की बोतल 325 रुपए की है तो दिल्ली गवर्नमेंट हर एक बोतल पर 25% वैट कलेक्ट करती थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 325 का लगभग 81 रुपए के आसपास होता है। और इसी टैक्स को दुकानदार बचाने के लिए शराब की कम सेल दिखाते थे, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ता था और
इन सभी चीजों से परेशान होकर दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जिसमें प्राइवेट फर्म्स एंड एंटरप्राइजेस कंपनीज को रिटेल लिकर मार्केट में उतार दिया। लेकिन जैसे ही पॉलिसीज को आम आदमी पार्टी ने प्रेजेंट किया तो ऑपोजिशन पार्टी ने ये एलिगेशन लगाए कि इस पॉलिसी में आम आदमी पार्टी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए लिकर के लाइसेंस फी को रिड्यूस कर रही है और फेवर किया गया है इस पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर एंड शेयर होल्डर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर ये कहना था कि इस पॉलिसी के बाद जो दिल्ली लिकर का टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट होता है वो सीधा 9,500 करोड़ तक बढ़ जाएगा। लेकिन शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ये मालूम नहीं था कि ये नई पॉलिसी उनके गले का कांटा बनने वाली थी और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली लिकर स्कैम की। तो मेन कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2021 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन के लीडरशिप में, जिनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बोला जाता है, उन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को रिफॉर्म किया और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को भी फॉर्म किया गया था चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा। एंड आफ्टर दैट डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो एक्साइज पोर्टफोलियो को भी संभालते थे, वो लाए इस पॉलिसी को। एंड इस बिल का ये मोटिव था कि दिल्ली में शराब को बेचने का बिजनेस प्राइवेट और गवर्नमेंट को लिकर बिजनेस में इन्वॉल्व होने से रोका जाए। इस बिल में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लिकर बिजनेस में एंटर करने का सुझाव दिया, जिससे कि एक्साइज डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। यानी कि मोटा मोटी सरकार का मानना ये था कि जितने भी सरकारी शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद कर प्राइवेट किया जाए। और यही वजह है कि जिस लिकर लाइसेंस को लेने के लिए पहले 8 लाख रुपए देने होते थे, उसे 75 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया। एंड इस लिकर पॉलिसी में दिल्ली के एरिया को 32 जोन्स में बांटा गया, जो और 8 से 10 वार्ड को शामिल करता था और हर वार्ड में लगभग 27 आउटलेट्स थे। इसका मतलब ये था कि हर नगर निगम वार्ड में 2 से 3 शराब की दुकानदार का बिजनेस होगा। एंड इन एरियाज को जोन वाइज इसलिए बांटा गया था ताकि शराब का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। और सरकार का ये मानना था कि इस जोन डिवीजन से और इस नई पॉलिसी से जितने भी शराब माफियाज एंड मिडलमैन्स है उन्हें जड़ से खत्म किया जाएगा। और सरकार का ये भी कहना था कि जितने भी नए आउटलेट्स खुलेंगे उनके बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, उन पर भी काम होगा। और इतना ही नहीं, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एमआरपी से कम रेट में शराब को बेच सकते थे। और इनफैक्ट देश में सबको दवाई प्रॉपर मिले ना मिले, लेकिन दारू प्रॉपर मिलनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो अभी तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, विच इज गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया दारू की होम डिलीवरी को, और वो भी रात के 3 बजे तक। वेल फ्रेंड्स, अब केजरीवाल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज पॉलिसी को रिफॉर्म तो कर दिया था, लेकिन वो इस पॉलिसी को तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे जब तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अप्रूवल ना देते। बिकॉज फ्रेंड्स, एज वी नो कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बिना दिल्ली में कुछ भी नहीं हो सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा कि जब फाइनल ड्राफ्ट को विनय कुमार सक्सेना के सामने रखा गया तो उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया, बट विद सम कंडीशंस। और वो कंडीशंस थी कि जितने भी लिकर शॉप्स खुलेंगे जोन वाइज, उन सभी शॉप्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से परमिशन लेनी होगी। एंड इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि शॉप उन जगह पे ना खुले जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, लाइक नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टेम्पल्स एंड अदर रिलीजन प्लेसेस। एंड इन सब कंडीशंस के बाद न्यू एक्साइज पॉलिसी को अप्रूवल मिल गया। एंड अप्रूवल के बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, मानो एलिगेशन के सिलसिले स्टार्ट हो गए। एंड यहीं पर एंट्री होती है ऑपोजिशन पार्टीज लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस की। तो हुआ कुछ यूं कि पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद लोगों ने एक मल्टी करोड़ स्कैम के आरोप लगाए, जिसमें पुराने दिल्ली अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कंप्लेंट दर्ज करवाई दिल्ली पुलिस में इस पॉलिसी के खिलाफ। इस बिल के लिए ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने कड़ी निंदा की, ये कहते हुए कि सरकार ने सभी लाइसेंस को पैसे के बदले में बेच दिया है। और आरोप लगाया कि सरकार ने एक्साइज डिपार्टमेंट को पूरी तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथों में
हैंड ओवर कर दिया है। शराब लाइसेंस होल्डर्स को उनके मर्जी के मुताबिक लंबी छुट्टियां दी गई थी और ऑपोजिशन पार्टी ने ये भी आरोप लगाए थे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस को 30 करोड़ तक की छूट दी गई थी। इसके बाद दोनों पार्टीज ने इस पर सेंट्रल एजेंसी से जांच करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 849 आउटलेट्स खुलने थे, लेकिन इसमें से कुछ आउटलेट्स अनऑथराइज्ड एरिया में भी शामिल थे, जिसकी वजह से जो 849 आउटलेट्स खुलने थे वो लगभग 350 के आसपास ही खुल पाए और बाद में दिल्ली के गवर्नर ने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट भी किया। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। जुलाई 2022 में दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने गवर्नमेंट सक्सेना को लिकर पॉलिसी की फॉर्मेशन में वायलेशन हुआ है उसकी एक रिपोर्ट दी और सक्सेना ने इसके बाद इन सारी चीजों की जांच के लिए सीबीआई को रिकमेंड किया। रिपोर्ट में यह आरोप था कि एक्सपर्ट कमेटी के एडवाइसेस को नजरअंदाज किया गया है और जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो गवर्नर को टाल दिया गया था। इस रिपोर्ट के हिसाब से एक्सचेकर को लगभग 580 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद रोल आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का। ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिकर होलसेलर को 12% प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए ये शर्त लगाई कि उन्हें 6% की रिश्वत देनी होगी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को। ईडी ने आरोप लगाया कि जैन और सिसोदिया ने एक्सपर्ट कमेटी के फैसलों को नहीं माना जब ये पॉलिसी में प्रॉफिट मार्जिन को चेंज कर रहे थे तो। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि लिकर पॉलिसी में ऐसा कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा ये बात कभी डिस्कस ही नहीं हुई थी, इवन एट द टाइम व्हेन द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर were making and implementing this policy। और आगे ये भी आरोप लगाया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन इंचार्ज थे और उन्होंने शराब पॉलिसी के बारे में मनीष सिसोदिया से गहरी तरीके से बातचीत की थी। इनको एक साउथ ग्रुप द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। इस एलीट साउथ ग्रुप के कुछ सदस्यों में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और उस समय के ऑन गोल लोकसभा एमपी मगुंता श्रीवासलू रेड्डी भी थे, जो कि रूलिंग पार्टी YSRCP पार्टी के थे। साथ ही कई हैदराबाद के बिजनेसमैन भी शामिल थे। अब इतना सब होने के बाद चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती गई और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि अब ऑपोजिशन पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो भी जारी की, जिसमें एक FIR आरोपी सनी मारवा के पिता ने नए पॉलिसी के तहत एक्साइज ड्यूटी के रूप में पैसे जमा किए थे। और इसके बाद बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष अमित मालविया ने वीडियो जारी की थी जिसमें करप्शन और रिश्वत लेने और देने की मांग की थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट में मिडल मैन और गवर्नमेंट में लिकर माफिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये करप्शंस हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अगली टाइमलाइन आती है 20 अगस्त 2022 और ये डेट इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी, क्योंकि ये वही डेट थी जहां से आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर रेड्स और उनको अरेस्ट करना सीबीआई ने स्टार्ट किया। 20 अगस्त 2022 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया के मकानों पर रेड करवाए और इससे जुड़े सिविल सर्वेंट और उस पॉलिसी में जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व थे उन सभी के घरों पर रेड की गई। और इन रेड्स के लिए बीजेपी ने सीबीआई को सराहना दी सच्चाई को बाहर लाने के लिए, लेकिन विपक्ष पार्टी ने इन रेड्स पर बीजेपी के खिलाफ गलत तौर पर दबाव और बदलाव की राजनीति का आरोप लगाया। ये सारी चीजें तो एक तरफ चल ही रही थी, लेकिन केजरीवाल ने क्लैरिफाई करने के लिए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं और किसी भी प्रकार की जांच को समर्थन देते हैं। फ्रेंड्स, जो जोश में तो केजरीवाल ने ये कह दिया था, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं था कि ये जोश उनके राजनीति जीवन का सबसे महंगा जोश साबित होने वाला है। अब यहाँ पर सीबीआई तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन अब बारी थी ईडी की। 6 सितंबर 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने देश भर में 40 स्थानों पर रेड करवाए। अधिकारियों के मुताबिक ये रेड सीबीआई के द्वारा दर्ज FIR के आधार पर किए गए थे। और इसके बाद नवंबर 2022 में ईडी ने 7 आरोपियों और शराब व्यापारियों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और इनमें सबसे पहला नाम था के कविता का। और इसके बाद अगली टाइमलाइन आती है 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। एंड अब इसके बाद बारी थी अरविंद केजरीवाल की, जिनको ईडी के द्वारा मल्टीपल समन्स दिए गए पूछताछ के लिए, लेकिन हर बार केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन फाइनली 21 मार्च 2024 को ईडी की तरफ से केजरीवाल के घर पर रेड करी जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। फ्रेंड्स,
ये थी कहानी दिल्ली लीकर स्कैम की, जिसमें आपने देखा कि कैसे जब पॉलिटिशियंस मिल जाते हैं तो कितने बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड फ्रेंड्स, आई नो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि वी विल गोना टॉक अबाउट द आम आदमी पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है और क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीत पाएगी, एंड क्या कोई आम आदमी के पास ऐसा कोई फेस है जो आगे चल के अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो वो सीएम बन पाएगा। तो हम ये सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये दिल्ली लीकर स्कैम की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर करना आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।